स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल HP प्रेप में। आज हम 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs जो कि हम इंडियन पॉलिटी के कर रहे हैं उसका हम पार्ट 2 करने वाले हैं। शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। 16 क्वेश्चन हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंट्स अ गवर्नर ऑफ द स्टेट, यानी कि इनमें से कौन स्टेट के गवर्नर जिन्हें हम राज्यपाल बोलते हैं उन्हें अपॉइंट करते हैं। ऑप्शंस हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द स्पीकर ऑफ लोकसभा, द सेंट्रल कैबिनेट। इसका सही आंसर है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट जो हैं किसी भी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। 18th क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू B.R. अम्बेडकर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज टू रिमेन डेड लेटर, यानी कि इसका सीधा सा मतलब है B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस आर्टिकल को डेड लेटर कहा है। बहुत ऑप्शंस है आर्टिकल 360, आर्टिकल 356, आर्टिकल 352 या आर्टिकल 32। सही आंसर है आर्टिकल 356। बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है, आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी से, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी से और आर्टिकल 32 रिलेटेड है रिट्स से, जिन्हें B.R. अम्बेडकर ने बोला है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 19th क्वेश्चन है हु और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि हु और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडिया। ठीक है, कई बार पूछेंगे कि भारतीय संविधान का रक्षक किसे कहते हैं, कई बार पूछेंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं मौलिक अधिकार उनका रक्षक किसे कहा गया है। आंसर सेम ही रहेगा। ऑप्शंस हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर, द लोकसभा, सेक्रेटेरिएट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन है, साथ में फंडामेंटल राइट्स का भी कस्टोडियन है, यानी कि रक्षक। क्वेश्चन नंबर 20 है हु एडमिनिस्टर्स ओथ ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि जो हाई कोर्ट के जज हैं उन्हें शपथ कौन दिलवाता है। ऑप्शंस हैं द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, द गवर्नर ऑफ द स्टेट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है द गवर्नर ऑफ द स्टेट। जिस राज्य के हाई कोर्ट के जजेस हैं उन्हें शपथ दिलाएंगे उसी राज्य के गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हेन वर द हाई कोर्ट्स एस्टैब्लिश्ड इन बॉम्बे, मद्रास एंड कोलकाता। ऑप्शंस हैं 1862, 1871, 1851 या 1881। इसका सही आंसर है 1862। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है, तो वो है कलकत्ता हाई कोर्ट जो कि 26 जून 1862 को एस्टैब्लिश किया गया था। नंबर 22 है The total number of high courts in India are। ऑप्शंस हैं 21, 22, 25 या 24। तो इसका सही आंसर है 25। एट प्रेजेंट इंडिया में 25 हाई कोर्ट हैं, जिसमें से सबसे न्यू यानी कि 25th हाई कोर्ट बना है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है द एज ऑफ सुपर एनुएशन ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट इज। सुपर एनुएशन का मतलब है रिटायरमेंट। तो यहाँ पर हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज पूछी हुई है। ऑप्शंस हैं 65 ईयर्स, 60 ईयर्स, 62 ईयर्स या 58 ईयर्स। तो इसका सही आंसर है 62 ईयर्स। 62 साल की उम्र में हाई कोर्ट के जजेस रिटायर होते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो 65 की एज में रिटायर होते हैं। ठीक है, 65 की एज में सुप्रीम कोर्ट के और 62 की एज में हाई कोर्ट के जजेस। एक बात पर ध्यान देना कि ये जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, इनकी रिटायरमेंट एज तो बताई गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इनकी अपॉइंटमेंट की एज नहीं बताई गई है कि कितनी उम्र का व्यक्ति जज बन सकता है। जैसे अगर बात करें प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, एक गवर्नर भी ऐड कर लो इसमें। हमने इस पर डिस्कस किया था कि 35 की एज वाला व्यक्ति जो है वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या गवर्नर बन सकता है। तरह हमने एक और पॉइंट डिस्कस किया था कि जो लोकसभा है और जो राज्यसभा है, लोकसभा के लिए 25 वर्ष की उम्र बताई गई है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की उम्र बताई गई है, लेकिन जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट एज नहीं बताई गई है। ठीक है, कि सिर्फ एक्सपीरियंस की बात की गई है और एज नहीं बताई गई है, तो ये ध्यान में रख लेना।
क्वेश्चन नंबर 24 है व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेटेड, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेट उद्घाटन कब किया गया था। ऑप्शंस हैं 27 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1950 या 30 जनवरी 1950। तो इसका सही आंसर है 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेट किया गया था। यहीं पर करंट अफेयर का एक क्वेश्चन, टोटल स्ट्रेंथ पूछ ली जाती है कि एट प्रेजेंट टोटल जजेस कितनी है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो है 34 जजेस। ठीक है, 34 जजेस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इंक्लूडेड है। क्वेश्चन नंबर 25 है रेजिग्नेशन ऑफ हाई कोर्ट जजेस इज एड्रेस्ड टू, यानी कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं ये अपना रेजिग्नेशन किसे देते हैं। ऑप्शंस हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ द सेम हाई कोर्ट या गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो इसका सही आंसर है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद रखना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के ही जजेस जो हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना रेजिग्नेशन देते हैं इन रिटर्न। क्वेश्चन नंबर 26 है द नंबर ऑफ जजेस इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शंस हैं 15, 11, 10 या 14। तो इसका सही आंसर है 15, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, इसलिए थोड़ा सा इसमें डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो ये ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था 6 ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के। उसमें से हमने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में पढ़ा था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में पढ़ा था, और थर्ड ऑर्गन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो ये 1946 में एस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर इसका द हेग नीदरलैंड्स में है। ये सिर्फ एक ही ऑर्गन है 6 ऑर्गन में से जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है। बाकी सारे पांच ऑर्गन्स का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, लेकिन इसका ही है जो द हेग नीदरलैंड्स में है। ऑफिशियल लैंग्वेज पूछ ली जाती है तो ये जो कोर्ट है इंटरनेशनल कोर्ट, यहाँ पर इंग्लिश और फ्रेंच का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द प्रोविज़न फॉर पंचायती राज सिस्टम, यानी कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज सिस्टम की बात की गई है। ऑप्शंस हैं पार्ट 9, पार्ट 6, पार्ट 3 या पार्ट 4। तो इसका सही आंसर है पार्ट 9। पार्ट 9 है ना, ये 73rd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था जो कि हुई थी 1992 में, और एक नया स्केड्यूल ऐड किया गया था, स्केड्यूल 11। स्केड्यूल्स के बारे में भी कल हमने डिस्कशन किया था। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 8 स्केड्यूल्स थे, लेकिन अभी अमेंडमेंट करके एट प्रेजेंट 12 स्केड्यूल्स हैं। उसी में से जो 11th स्केड्यूल है उसमें पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात की गई है। ये याद रख लेना कि 73rd अमेंडमेंट की है 1992 में, जिससे पार्ट 9 ऐड किया गया है और साथ में स्केड्यूल 11 भी ऐड किया गया है सेम अमेंडमेंट के साथ में। क्वेश्चन है हु इज़ कंसिडर्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द पंचायती राज इन इंडिया, यानी कि पंचायती राज का आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है। ऑप्शंस हैं BR मेहता, LM सिंघवी, GVK राव या अशोक मेहता। तो इसका सही आंसर है BR मेहता, यानी कि बलवंत राय मेहता। ये जितना नंबर 29 है अ पर्सन कैन कंटेस्ट पंचायत इलेक्शन इफ़ ही हैज़ कंप्लीटेड द एज ऑफ, यानी कि कोई भी व्यक्ति है वो पंचायत के इलेक्शन किस एज में कंटेस्ट कर सकता है, यानी कि लड़ सकता है। ऑप्शंस है 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 21 ईयर्स या 18 ईयर्स। इसका सही आंसर है 21 ईयर्स। कोई भी व्यक्ति जो 21 साल का है वो पंचायत के इलेक्शंस में खड़ा हो सकता है। 25 ईयर्स बता ही चुकी हूँ मैं, ये लोकसभा की एज है। 30 ईयर्स राज्यसभा की एज है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, यानी कि वो कौन सा राज्य था जिसने सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया था अपने राज्य में। ऑप्शंस हैं राजस्थान, पंजाब, बिहार या महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है राजस्थान। कई बार इसकी डेट भी पूछ ली जाती है, तो वो डेट थी 2 अक्टूबर 1959। क्वेश्चन नंबर 31 है व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर पूछा है कि कितने टाइम तक वो काम कर सकते हैं। ऑप्शंस है 5 ईयर्स, 6 ईयर्स और टिल 65 ईयर्स विच एवर इज़ अर्लियर, 5 ईयर्स और टिल 65 ईयर्स विच एवर इज़ अर्लियर या नन ऑफ दीज।
तो इसका सही आंसर है 6 years टिल 65 years। इसका मतलब है कि या तो वो 6 साल तक काम करेंगे या जब तक उनकी एज 65 years की हो जाए तब तक काम करेंगे। यानी कि हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया, ठीक है। अगर उसे काम करते हुए 6 साल हो गए हैं तो उसका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर 6 साल कंप्लीट होने से पहले ही वो 65 years के हो गए हैं तब भी उनका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा। दोनों में से जो भी पहले होगा उनका टेन्योर उतना ही रहेगा। तो याद रख लेना 6 years या 65 years तक। क्वेश्चन नंबर 32 है यूथ एक्सरसाइज्ड देयर वोट एट द एज ऑफ 18 years फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन। यानी कि जो यूथ है हमारा उसने 18 साल की उम्र में पहली बार वोट कब दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस है 1987, 1988, 1989 या 1990। तो इसका सही आंसर है 1989। इस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। 1989 से पहले क्या होता था ना कि जो यूथ था जिसकी उम्र 21 साल की है वही वोट दे सकता था, ठीक है। लेकिन 1989 में एक अमेंडमेंट लाई गई जो कि थी 61st अमेंडमेंट 1988, ठीक है। अब इस अमेंडमेंट से क्या हुआ कि जो 21 साल की उम्र थी इसे रिड्यूस करके 18 साल कर दिया गया। यानी कि अब 18 साल का जो यूथ है वो भी वोट कर सकता था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो अमेंडमेंट थी ये लागू हुई मार्च 28, 1989 से, ओके। तो ध्यान रख लेना 61st अमेंडमेंट 1988 से हमारी वोटिंग एज जो है वो 21 साल से कम करके 18 साल कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 33 है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स अबाउट इलेक्शन कमीशन। यानी कि इलेक्शन कमीशन की बात किस आर्टिकल में की गई है। ऑप्शंस है आर्टिकल 320, आर्टिकल 322, आर्टिकल 324 या आर्टिकल 326। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन की बात की गई है। और हर वीडियो में मैं डिस्कस करती हूँ कि एट प्रेजेंट हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार। तो डिस्कशन में 2 पॉइंट और जुड़ जाएंगे कि पहली बार इलेक्शन हुए थे 1952 में, ठीक है। और जो इलेक्शन कमीशन है ये एस्टैब्लिश हुआ था 1950 में, 25 जनवरी 1950 में। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 34 है अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कैग। अभी हाल ही में नियुक्त भी हुए हैं नए। ऑप्शंस हैं आर्टिकल 146, आर्टिकल 148, आर्टिकल 147 या आर्टिकल 149। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 148। आर्टिकल 148 के अंतर्गत हम कैग की नियुक्ति करते हैं और एट प्रेजेंट हमारे कैग हैं संजय मूर्ति। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है हु इज़ नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर। फर्स्ट लॉ ऑफिसर बोलो या फिर हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री बोलो। ऑप्शंस हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या लॉ सेक्रेटरी। तो इसका सही आंसर है द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल को हम फर्स्ट लॉ ऑफिसर बोलते हैं। कुछ पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है इसकी बात की गई है आर्टिकल 76 में। इन्हें हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री बोला जाता है। तो लॉ ऑफिसर वही अपॉइंट होता है जो कि क्वालिफाइड होता है एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनने के, ठीक है। अपॉइंट करते हैं इन्हें प्रेसिडेंट। इन्हें लीगल एडवाइज़र भी बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये लीगल एडवाइस देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अलग अलग लीगल मैटर्स में। जैसे सेंटर में अटॉर्नी जनरल होता है वैसे ही स्टेट में होता है एडवोकेट जनरल। जो एडवोकेट जनरल है वो आता है आर्टिकल 165 के अंतर्गत, ठीक है। और बाकी पूरा काम इसका सेम ही रहता है जो सेंटर में अटॉर्नी जनरल का रहता है। तो ये थे आज के हमारी क्लास पार्ट 2 किया हमने 50 MCQs का। अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।